माफियाओं का गढ़ कहा जाता है और इनमें से कई माफिया ऐसे रहे जो बाद में सफेदपोश यानी नेताजी बन गए। लेकिन सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, माफिया और फिर सियासत की कुर्सी का सफर किसने सबसे पहले नापा, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। उस वक्त 1985 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की चिल्लोपार विधानसभा सीट अचानक सुर्खियों में आ गई। वजह थी इस सीट पर एक ऐसे शख्स का जीत दर्ज करवाना जो उस वक्त जेल में बंद था। भारतीय राजनीति में ये एक नया और सबसे पहला मामला था जब किसी ने जेल से चुनाव लड़कर जीत दर्ज करवाई हो। ये विधायक थे हरिशंकर तिवारी। ब्राह्मण जाति से आने वाले हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस के मार्कंडे नंद को 21,728 वोटों से हराया और यहीं से शुरुआत हुई राजनीति के एक नए रूप की, बाहुबल की राजनीति की। लेकिन कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी बेशक पहली बार विधायक बनकर चर्चा में आए थे। उत्तर प्रदेश में खासकर गोरखपुर के माफिया राज में उनके नाम का डंका पहले से ही बजता था। खैर, सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से माफियाओं पर शिकंजा कसना जारी है, चाहे वो कोई भी माफिया हो, जिंदा हो या उसकी मौत हो चुकी हो। योगी सरकार सबका हिसाब बराबर कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी सबसे बड़े बाहुबली नेता दिवंगत हरिशंकर तिवारी की। बताएंगे कि अब बुलडोजर बाबा का कहर हरिशंकर तिवारी पर कैसे टूट पड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश के पहले बाहुबली थे हरिशंकर तिवारी। जेल से जीत दर्ज कर एमएलए बनने वाले नेता। हरिशंकर की संपत्ति पर सीएम योगी की नजर। ईडी ने किया करोड़ों की संपत्तियों को जब्त। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही बाहुबलियों और माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। पहले अमरमणि त्रिपाठी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विजय मिश्रा के साम्राज्य को ध्वस्त किया गया। अब इसके बाद सरकार की नजरें पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली नेता दिवंगत हरिशंकर तिवारी की ओर पड़ चुकी है और इसकी शुरुआत हरिशंकर तिवारी के परिवार से संबंधित करोड़ों की संपत्तियों को जब्त करने के साथ की गई है। ईडी ने बाहुबली नेता के बेटे विनय शंकर तिवारी पर शिकंजा कसते हुए उनके परिवार की 72 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। उनकी ये संपत्तियां लखनऊ, गोरखपुर और महाराजगंज जिले में स्थित है। इसे तिवारी परिवार पर गहरी चोट माना जा रहा है। बता दें कि बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लोपार विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। यूपी की राजनीति में उनके परिवार का लंबे समय तक दखल रहा है। एक वक्त था जब पूर्वांचल क्या पूरे देश में हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। उनके बाहुबल और होशियारी की वजह से अपराध से लेकर राजनीति तक कोई कभी उनको शिकस्त नहीं दे पाया। वीरेंद्र शाही से लेकर श्री प्रकाश शुक्ला तक एक से बढ़कर एक माफिया और बाहुबली पैदा हुए, लेकिन उनके आगे कोई टिक ना पाया। यहां तक कि उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी भी उनके जीवित रहते कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन अब उनके निधन के बाद केंद्रीय एजेंसी ने पहली बार जोरदार झटका दिया है। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार के लोग गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड नामक कंपनी में डायरेक्टर, प्रमोटर और गारंटर की भूमिका में हैं। इस कंपनी पर कई बैंकों के करीब 1200 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के जरिए बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया गया था, लेकिन पैसे लौटाए नहीं गए, जिसकी वजह से इन बैंकों को 754.24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस मामले में बैंकों की शिकायत पर साल 2020 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसके बाद लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक तिवारी परिवार के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। 1 जुलाई 2019 को डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने विनय शंकर तिवारी सहित उनके 33 परिजनों को समन जारी किया। साल 2020 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसके बाद साल 2021 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू कर दी, लेकिन हरिशंकर तिवारी के स्वास्थ्य और उनके पीछे लोगों की सहानुभूति को देखकर जांच एजेंसियां थोड़ी सुस्त हो गई। अब उनके निधन के बाद इस मामले में धड़ाधड़ कार्रवाई की जा रही है।
दरअसल हाथा और मठ की लड़ाई जग जाहिर है। सभी जानते हैं कि हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते थे। पूर्वांचल में दोनों को ब्राह्मण और ठाकुरों का प्रतिनिधि माना जाता। दोनों के बीच की जातीय जंग बहुत जल्द राजनीतिक अदावत में बदल गई थी। वही साल 2017 में बीजेपी जब सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी साल अप्रैल में गोरखपुर पुलिस ने तिवारी हाथे पर छापा मारा। तत्कालीन एसपी सिटी हेमराज मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे थे। पुलिस ने हाथे से 3 ड्राइवर, 2 रसोइया सहित 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसकी सूचना मिलते ही पूरे यूपी में ब्राह्मण लामबंद हो गए। कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ हरिशंकर तिवारी से बदला ले रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण नेता है। मामला केंद्रीय दरबार तक पहुंच गया। इसके बाद आनन फानन में हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से यूपी सरकार या उसकी किसी एजेंसी ने कभी तिवारी हाथे की ओर पलट के नहीं देखा। साल 1986 की बात है। गोरखपुर के पास स्थित बड़हलगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में उस वक्त के एक बड़े ब्राह्मण नेता कमलापति त्रिपाठी आए हुए थे। उस समय हरिशंकर तिवारी गोरखपुर और आसपास के इलाकों में खुद को ब्राह्मण नेता के रूप में स्थापित करने में लगे थे। ये बात उस दौर के ठाकुर नेताओं को चुभती थी। खासकर रविंद्र सिंह और वीरेंद्र प्रताप शाही के लिए वो आंख की किरकिरी थे। गोरखपुर के ही ठाकुर वीर बहादुर सिंह तब यूपी के मुख्यमंत्री थे। हरिशंकर तिवारी कार्यक्रम खत्म होने के बाद कमलापति त्रिपाठी को छोड़ने के लिए मऊ की सीमा तक गए। वापस गोरखपुर आते समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना मिली, हजारों लोगों ने थाना घेर लिया और नारे लगाने लगे। थानों के चारों ओर हजारों लोगों की भीड़ देखकर पुलिस की हालत भी खराब हो गई। हरिशंकर तिवारी की गिरफ्तारी की बात पता चलते ही कमलापति त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को फोन करके रिहा करने के लिए कहा। अपनी पार्टी के बड़े नेता की बात मुख्यमंत्री टाल नहीं सके, उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मणों के नेता बन चुके थे। पहली बार उन्होंने अपने लिए इतना जन समर्थन देखा था। इसके बाद उन्होंने राजनीति में उतरने का निश्चय किया। 70 के दशक में उन्होंने एमएलसी का पर्चा भरा लेकिन बन नहीं पाए। इसके बाद साल 1984 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसी समय रासुका के तहत पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन साल 1985 के विधानसभा चुनाव में चिल्लूपार विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाई और जीत गए। इसके बाद लगातार 22 वर्षों तक इसी विधानसभा से विधायक बनते रहे। उनके राजनीति में सक्रिय रहते हुए सरकार किसी की भी बनती हो, उनका रसूख कायम रहता था। ज्यादातर सरकारों में वो कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद उनके दोनों बेटों विनय शंकर तिवारी और भीष्म शंकर तिवारी ने भी राजनीति में सक्रियता दिखाई, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं। पिता के दम पर विनय एक बार विधायक और भीष्म एक बार सांसद रह चुके। अपने उम्र के उतार में हरिशंकर तिवारी भले ही जयराम की दुनिया में निष्क्रिय हो गए, लेकिन बाहुबल से अर्जित गैर कानूनी चल अचल संपत्तियों पर अब सरकार की नजर टेढ़ी है। बता दें कि पूर्वांचल के क्राइम माफिया से सफेद पोश बनने वाले हरिशंकर तिवारी 90 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। वही दबंग सफेद पोश माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी, जिनके बारे में 1980 से 1990 के दशक में पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के थाने, चौकी, चौपाल, कोर्ट कचहरी तक में कहा जाता था कि जुर्मे संगीन का काफिया है, यूपी में क्राइम का माफिया है। क्राइम की दुनिया से सत्ता के किंग मेकर बनने तक की दास्तां के अगर काले सफेद पन्ने पढ़ना शुरू करिए तो एक हरिशंकर तिवारी के भीतर अलग अलग सोच के कई हरिशंकर तिवारी देखने को मिलेंगे। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि
हम बिहार से हैं।